नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लेट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लेट प्रेप। आज है 8 मई 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 8 मई 2025। तो आपको पता है कि आज कौन सा डे सेलिब्रेट होता है? तो आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। ठीक है, ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, सर्व करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जिसका नाम है वर्ल्ड रेड क्रॉस सोसाइटी। ठीक है, तो उसका फाउंडेशन डे आज के दिन, तो हम क्या बनाते हैं? रेड क्रॉस डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। चलिए उसके साथ आज की इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर बढ़ जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कल एक ऑपरेशन किया गया था, परसों रात को, है ना, जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। हमने इसके बारे में कल भी डिस्कस किया था, है ना। हमारी जो इंडियन आर्मी थी और एयरफोर्स थी, उन दोनों ने मिलकर एक ऑपरेशन कंडक्ट किया जिसका नाम रखा गया सिंदूर। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि उसका नाम सिंदूर ही क्यों रखा गया? तो आपने देखा होगा कि जो पहलगाम में जो टूरिस्ट स्पॉट के ऊपर जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके अंदर सभी से रिलीजन पूछा गया था और धर्म के नाम पर उनको गोली मार दी गई थी। और उसमें उन्होंने वुमेन को छोड़ दिया था, सिर्फ किसको? मेल्स को मारा था उन्होंने, आदमियों को मारा था, औरतों को छोड़ दिया था। तो इस बार हमने ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? उनको हस्बैंड्स को मार दिया था, वाइफ को छोड़ दिया था, तो उनके सिंदूर को उजाड़ दिया था बेसिकली। तो जस्ट उसी पर्पज से हमने क्या रखा? सिंदूर, और हमने उसका रिवेंज लिया। और आप इसके ऊपर देखोगे कि इसका एक दूसरा पहलू भी देखो, उन्होंने हमें धर्म के आधार पर मारा, है ना, कि तुम्हारा धर्म हिंदू है, तुम्हें कलमा नहीं आता है तो तुम मारे जाओगे। तो हमने जब उनको स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की तो हमने क्या किया? हमने जो वो ऑपरेशन किया गया था सिंदूर, उसको ब्रीफ करने के लिए इंडियन आर्मी ने और एयरफोर्स ने, क्योंकि दोनों का ज्वाइंट वो ऑपरेशन था, तो दोनों ने अपने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव भेजे, वो कौन थी? महिलाएं। ठीक है, एक कौन है? हिंदू है, एक कौन है? मुस्लिम है। तो ये भी ध्यान रखना कौन कौन थे। तो एक का नाम है विंग कमांडर व्योमिका सिंह और दूसरी कौन है? तो कर्नल सोफिया कुरैशी। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नाम हो जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं होता क्या है। तो हमने वहां पर जो आपके देखो, बेसिकली हमने बहुत सारे डाउट आपके मन में आ रहे होंगे कि पाकिस्तान से लड़ाई हो गई। ऐसा नहीं है अभी, क्योंकि देखो दो पहलू है यहाँ पे। हमने लश्कर-ए-तैयबा, जैश ए मोहम्मद के जो टेररिस्ट बेस थे ना, जहां से मैंने कल भी आपको बताया था कि जो टेररिस्ट थे, डेविड हेडली है, ठीक है, आपके कसाब थे, है ना, या कसाब था जो भी है ना, उसका जो ट्रेनिंग हुई थी, उनके जो ट्रेनिंग बेस कैंप थे उनको उन्होंने उजाड़ दिया, यानी ब्लास्ट कर दिया। अच्छा किया। लेकिन अगर पाकिस्तान कहता है कि उन्होंने हमारे सिविलियंस को मारा है तो पाकिस्तान को वापस जवाब देना चाहिए, तो उस केस में लड़ाई हो जाएगी। लेकिन अगर पाकिस्तान लड़ाई नहीं करता है तो दुनिया के सामने ये मैसेज चला जाएगा कि पाकिस्तान टेररिस्ट को पनाह दे रहा था। तो हमने बिल्कुल सटीक अटैक किया है, हमने उस पर अटैक भी कर दिया, हमने उन लोगों को मार भी दिया जो उसके पीछे जिम्मेदार थे, लेकिन पाकिस्तान के पास कुछ करने को भी नहीं छोड़ा। अब अगर वो रिटालिएट करता है तो सीधी सीधी लड़ाई मानी जाएगी, क्योंकि अगर वो कहेगा वो मेरे सिविलियंस थे तो लड़ाई होगी, अगर वो कहेगा सिविलियंस नहीं थे तो उसमें लड़ाई की क्या बात है, हमने टेररिस्ट को मार दिया। दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि वो टेररिस्ट को पनाह देता है। हालांकि वो देता है वो बाद की बात है, बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि अभी एक मुद्दा चल रहा है कि जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें पाकिस्तान भी मेंबर है और उसका टेम्परेरी मेंबर बना हुआ है। तो जब हमारे यहाँ पर पहलगाम अटैक हुआ था, तो पहलगाम अटैक के बाद यूनाइटेड नेशन के किसी भी ऑफिशियल उसने ये नहीं कहा था कि टेररिस्ट अटैक है, सबने उससे किनारा कर लिया। लेकिन अब जब हमने उसको जवाब दे दिया तो अब भी कोई ये नहीं कह रहा कि हमने गलत किया, सब यही कह रहे हैं, इवन चाइना भी यही कह रहा है कि टेररिस्टों को नहीं छोड़ना चाहिए। तो पाकिस्तान अब बुरे हालात में बीच में फंस चुका है। रिटालिएट करता है तो मारा जाता है, नहीं करता है तो मारा जाता है। समझ गए? और यही हमारी क्या थी? स्ट्रेटजी। इसी को नाम क्या दिया गया? ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी जगह पर अटैक किया गया था? तो याद रखना जो ऑपरेशन आपका सिंदूर हुआ था, बेसिकली कौन कौन से, आज का पूरा न्यूज़पेपर आप देखोगे हर न्यूज़पेपर में इसी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो कौन कौन से स्पॉट थे? तो नाम याद रखना, बहवालपुर जो लगभग 100 किलोमीटर इनसाइड था, मुरिडके, ठीक है, गुलपुर, स्वाई कैंप, बिलाल कैंप, कोटली कैंप, बरनाला कैंप, सरजाल कैंप और मेहमुना कैंप, इनके ऊपर अटैक किया जाता है। 9 टारगेट थे, 9 के 9 के नाम याद रखना। कौन कौन से हमने यूज किए थे? तो हमने रफाल जेट का यूज किया था, ठीक है, हमने उसके साथ साथ हैमर का यूज किया था, एंड ऑल वेदर एयर टू सरफेस म्यूनिशन दैट वाज डिप्लॉयड इन ऑपरेशन सिंदूर। तो क्या नाम था उसका? हैमर।
किसका यूज किया था और किसका, रफाल का यूज किया था। ठीक है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके साथ साथ हमने एक डीप स्ट्राइक मिसाइल दैट इज कंपैटिबल विद द रफाल जेट फाइटर विच इंडिया हैज बीन एक्वायरिंग फ्रॉम फ्रांस। तो हमने फ्रांस से ली हुई एक मिसाइल का यूज किया था जिसका नाम क्या था, स्टॉर्म शैडो। तो याद रखना, एक स्टॉर्म शैडो है, एक हैमर है और उसको रफाल से हमने यूज किया होता है। तो इतना जरूर एटलीस्ट याद रखना। धीरे धीरे ये न्यूज और बढ़ेगी, अगर लड़ाई की तरफ बात जाती है, मॉक ड्रिल्स और कंटिन्यू होती हैं, तो हम धीरे धीरे और नई नई चीजें आते रहेंगे, हम उसको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, बस इसको, इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान रखना है बस। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड याद रखना, आज जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी पैसेज हैं ना, जितने भी बेसिकली न्यूज है, सारी इससे रिलेट करती हुई हैं। जैसे नेक्स्ट न्यूज पढ़ो, इंडिया सर्ट्स करतारपुर कॉरिडोर पुट्स बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स ऑन हाई अलर्ट। मतलब इंडिया ने जो आपका करतारपुर कॉरिडोर था उसको क्लोज कर दिया। अब आपके दिमाग में आएगा कि करतारपुर कॉरिडोर है क्या बेसिकली। तो समझना, करतारपुर कॉरिडोर जो है ना वो भारत और पाकिस्तान को कनेक्ट करता है और ये लगभग 4-4.5 किलोमीटर का कॉरिडोर है और ये आपके रावी रिवर के ऊपर से गुजरता है, उसके थ्रू पास होता है। ठीक है, अब इसमें है क्या समझना, इसके अंदर ये आपके इंडिया की तरफ से डेरा बाबा नानक को जोड़ता है और उधर से पाकिस्तान की तरफ से आपके वहां पर एक वो बना हुआ है बेसिकली गुरुद्वारा, है ना, जहां पर कौन रहे थे, तो याद रखना गुरु नानक देव जी। और गुरु नानक देव जी कौन थे, तो याद रखना सिखों में, सिखिज्म में 10 गुरु हुए उनके। जो सबसे पहले थे फाउंडर ऑफ द सिखिज्म, तो कौन थे सबसे पहले सिख रिलीजन को फाउंड करने वाले कौन थे, तो याद रखना गुरु नानक देव जी। और जो गुरु नानक देव जी हैं वो कहां पर थे, तो वहीं पर रहे थे अपने जीवन के लास्ट लगभग 17 to 18 ईयर तक वो कहां पर रहे थे, वहीं पर रहे थे। ठीक है, तो जब वहां पर रहे थे तो इंडिया और पाकिस्तान का जब डिवीजन हुआ तो डिवीजन के बाद जो वो लोकेशन थी वो पाकिस्तान में चली गई, जिसे क्या कहा जाता है, करतारपुर, है ना। तो उस करतारपुर में जो उनका गुरुद्वारा बना हुआ है, उस गुरुद्वारे को हमने इंडिया में जो हमारा डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा बना हुआ है, दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया। और जब दोनों को हमने जोड़ा तो अब क्या होता था, यहाँ से हमारे जो यहाँ के लोग थे, है ना, जो वहां पर जाना चाहते थे पिलग्रिम, है ना, उन लोगों को जाने के लिए हम अलाउ करते थे। ये जो कॉरिडोर था ये बंद था, ये 2019 में, याद रखना, आपसे पूछ सकता है कौन से प्राइम मिनिस्टर के टाइम पीरियड के दौरान ये हुआ, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी के टाइम पीरियड के दौरान। होता क्या है, इसको ओपन किया जाता है, एक नया कॉरिडोर बनाया जाता है, भारत के लोग वहां विजिट कर सकते हैं, पाकिस्तान वाले यहां विजिट नहीं कर सकते। ये बात ध्यान रखना, बात समझ में आ रही है। हम वहां जा सकते थे, वो यहां पर नहीं आ सकते, इसकी कुछ कंडीशंस भी है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच जो टेंशंस चल रही हैं उसको देखते हुए हमने क्या किया, इसको बंद कर दिया। क्योंकि पता नहीं टेररिस्ट जब वो मुस्लिम को छोड़ रहे थे, हो सकता है सिखिज्म के ऊपर भी अटैक कर दे रहे, एक नया कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो जाए, तो हमने उसको भी क्लोज कर दिया। कुछ बातें एटलीस्ट याद रखना, गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब इज सिचुएटेड इन नरोवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, तो नरोवाल में, लगभग 4-4.5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, यहाँ से डेरा बाबा नानक से, जो कि गुरदासपुर में बना हुआ है। द विलेज ऑफ करतारपुर लाइज ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ द रिवर रावी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में रावी रिवर पर है। वाइल गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक इज ऑन द ईस्ट बैंक इन इंडिया, एक इधर बना है, एक उधर बना है। साइंड इन 2019, ये जो एग्रीमेंट था वो 2019 में साइन किया गया था। उसकी जो एग्रीमेंट था वो इनिशियली 5 साल के लिए था, फिर हमने उसको बढ़ा लिया था। ठीक है, इट अलाउज वीजा फ्री एक्सेस टू इंडियन पिलग्रिम्स, हमारे वाले वीजा फ्री जा सकते हैं। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स वहां जा सकते हैं। पिलग्रिम्स कैन विजिट डेली जा सकते हैं थ्रू आउट द ईयर एंड मस्ट रिटर्न द सेम डे। आप सुबह जाओ, शाम तक आपको वापस आना होगा। लिमिटेशंस क्या है, तो याद रखना, पाकिस्तानी सिख्स कैन नॉट यूज द कॉरिडोर टू विजिट डेरा बाबा नानक, यानी कि करतारपुर से इधर पाकिस्तानी नहीं आ सकते, यहां से हिंदू वहां जा सकते हैं, मतलब इंडियन सिख जा सकते हैं। और याद रखना, सिर्फ सिख ही नहीं, आपको पता होगा कि जो गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने जब सिखिज्म को बनाया था तो सबसे अच्छी बात क्या है सिखिज्म की, कि वहां पर आपकी जाति, आपका धर्म नहीं पूछा जाता। सबसे पहले याद रखना, आपने एक चीज सुनी होगी, लंगर, है ना, लंगर जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी किचन, है ना। उस लंगर में आप कोई भी किसी भी धर्म जाति का आदमी जाकर खाना खा सकता है, बिना कुछ पूछे वो खाना खिलाते हैं, है ना, वो कम्युनिटी के लिए सर्व करता है। तो ये जो लंगर था, इट वाज स्टार्टेड बाय गुरु नानक देव जी, उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस करतारपुर साहिब में आप कोई भी जा सकते हो, किसी भी रिलीजन के। समझ में आ रही बात, ये भी ध्यान रखना। ठीक है,
लिमिटेशंस में याद रखना, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान चार्ज करता है $20 पर पिलग्रिम पर विजिट। याद रखना, पाकिस्तान उधर जाने के नाम पर $20 लेता है पर विजिट से, लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो लोग वहां पर विजिट करते ही है। तो हमने इसको अभी क्लोज कर दिया, तो ये भी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट में से एक है। समझ में आ रही है? कब साइन हुआ था? 2019 में। अच्छा, गुरु नानक देव जी कौन से गुरु थे? तो पहले गुरु थे, याद रखना। लास्ट कौन थे? लास्ट गुरु गोविंद सिंह जी। और गुरु गोविंद सिंह जी के ही जो 4 बच्चे थे, उनमें से जो छोटे वाले दो बच्चे थे, जोरावर सिंह और झुंझर सिंह, है ना, उन छोटे 2 साहिबजादों को क्या किया गया था? जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। किसने? औरंगजेब ने। और इसी वजह से आपने पढ़ा होगा, हमारे यहाँ पर एक होता है बाल दिवस 14 नवंबर, एक आता है वीर बाल दिवस जो दिसंबर में आता है। आप मुझे कमेंट करके बताना कौन से दिन वीर बाल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, जो 2023 में मोदी जी ने अनाउंस किया था कि हम सेलिब्रेट करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड। और वो उन 2 साहिबजादों की याद में था, जो 6 साल की उम्र में और 9 साल की उम्र में जो औरंगजेब था, उसके जो उसने कहा था कि रिलीजन कन्वर्ट कर लो, है ना। याद रखना, औरंगजेब और गुरु गोविंद सिंह जी की नहीं बनती थी। तो एक बार गुरु गोविंद सिंह जी कहीं पर बैठे हुए थे, तो उनको खबर मिलती है कि औरंगजेब के मुगलों के सैनिक आ रहे हैं, तो वो वहां से चल पड़ते हैं। तो वो और उनके बड़े 2 बेटे उनके साथ, और उनकी मदर और छोटे 2 बेटे उनके साथ चले जाते हैं दूसरी तरफ 2 रास्तों पे। तो उनका जो रसोइया होता है वो उनके मदर और उनके बच्चों की इन्फॉर्मेशन दे देता है मुगलों को। मुगल उन्हें उठा ले जाते हैं। बाद में उनकी जो मदर थी उनकी डेथ हो जाती है नदी के किनारे रात भर, है ना। दिसंबर का महीना था, बहुत ठंड पड़ रही थी। छोटे वाले 2 जो बच्चे थे 6 साल और 9 साल के, उनसे औरंगजेब कहता है कि तुम धर्म कन्वर्ट कर लो, है ना, हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन वो बच्चे बिल्कुल नहीं मानते हैं ना। 6 साल क्या उम्र होती है? 6 साल का बच्चा किसी भी चीज के लालच में, टॉफी के लालच में कुछ भी कर सकता है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं सुनी उस बात को। बाद में उन दोनों साहिबजादों को उन्होंने जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। तो मोदी जी ने 2023 में कहा कि हमें उनकी याद में क्या बनाना है? वीर बाल दिवस। जैसे बाल दिवस कब आता है? 14 नवंबर आता है, पंडित नेहरू के नाम से। बात समझ में आ रही है? तो कौन से दिन आता है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो गुरु नानक देव जी की 3 शिक्षाएं थी, याद रखना। करत करो, ऑनेस्ट लिविंग थ्रू हार्ड वर्क। दूसरा नंद चखो, यानी कि शेयरिंग विद द अदर्स। और तीसरा नाम जपो, मेडिटेटिव चैंटिंग ऑफ द डिवाइन नेम, ठीक है। तो थोड़ा सा सिखिज्म को ध्यान रखना है, ठीक है। चलते नेक्स्ट, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट है, कैबिनेट गिव्स नोड टू क्लाउड सीडिंग फर्स्ट ट्रायल ऑन सिटी आउटस्कर्ट। देखो होता क्या है, कई जगह पर क्या होता है, पोल्यूशन बहुत हो जाता है। इतना पोल्यूशन हो जाता है कि सांस नहीं लिया जाता है। और उस पोल्यूशन का रीजन क्या है? तो वहां पर जो फैक्ट्रीज होंगी, इंडस्ट्रीज होंगी, वही तो रहा होगा, अपने आप तो बनेगा नहीं। तो अगर वहां पर बारिश हो जाती है, अगर वहां पर अच्छी बारिश हो जाती है, तो आपने देखा होगा एनवायरनमेंट बिल्कुल क्लीन हो जाता है ना। सारे जो डस्ट पार्टिकल्स है सब नीचे आके बैठ जाते हैं, जमीन पर गिर जाते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो एक नया कॉन्सेप्ट आता है क्लाउड सीडिंग का। क्लाउड सीडिंग का मतलब होता है कि जब बादल होते हैं ऊपर, उन बादलों के ऊपर कुछ केमिकल छिड़क दिया जाए। और जो केमिकल छिड़क दिया जाएगा तो होगा क्या कि वो बादल क्या होंगे? बारिश करने लगेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल रेन भी कहते हैं। आपने बहुत सी जगह पर देखा होगा आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, हमारी जो कैबिनेट है उसने कहा है कि जो क्लाउड सीडिंग है उसको पहले ट्रायल बेस पर चलाना चाहिए। उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, अगर वो सब निकल जाएंगे फिर हम धीरे धीरे उसको क्या कर सकते हैं? अलाउ कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे स्टेट ये प्रैक्टिस करते हैं। बात समझ में आ रही है? अब समझना, जैसे मैंने कहा ये बादल है, इन बादलों के ऊपर तुम जहाज से भरकर ले गए सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, या तुमने इसके अंदर क्या लगा दिया? ड्राई आइस, ठीक है। या मैंने कहा कि आपको याद रखना सिल्वर आयोडाइड का यूज होता है या पोटेशियम आयोडाइड का यूज होता है, और ड्राई आइस यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। इनमें से कोई भी एक केमिकल आप यहाँ छिड़क दोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल बन जाएंगे। नाउ टू हैवी टू रिमेन इन द एयर, वो वहां पर रुक नहीं पाएंगे और सीधा कहाँ गिर जाएंगे? जमीन पर गिर जाएंगे। द आइस क्रिस्टल देन फॉल्स ऑफन मेल्टिंग ऑन देयर वे डाउन टू द फॉर्म रेन। और जब वो नीचे की तरफ गिरेंगे तो वो क्या बना देंगे? बारिश बना देंगे, ठीक है। तो अभी सेंटर ने उसके लिए, कैबिनेट ने उसके लिए अप्रूवल दिया है। चलते नेक्स्ट कौन सा है?
अच्छा, कौन कौन से स्टेट में होता है याद रखना, स्टेट्स लाइक कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश हैव एक्सपेरिमेंटेड विद क्लाउड सीडिंग, पहले से कर चुके हैं। कब? जब मानसून फेल हो जाता है फार्मर्स के हेल्प करने के लिए। अगर टाइम पर बारिश नहीं आती है तो फसलें नहीं होंगी, फसलें नहीं होंगी तो दिक्कत हो जाएगी, तो उस केस में हम ये करवा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इसको एक नाम भी दिया गया है, याद रखना, जिसका नाम क्या है? इन 2018 कर्नाटका कंडक्टेड ए क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट नेम्ड वर्षाधार। क्या नाम था उसका? वर्षाधार। सिंपल सा याद रखना, बहुत सारे देश भी करते हैं, चाइना सबसे ज्यादा इंप्लीमेंटेशन करता है इसका, ठीक है, पॉल्यूशन और वाटर सप्लाई को मेंटेन करने के लिए। यूएसए है, यूएई है, इजराइल है, ये भी इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। समझ गए? तो सिंपल सा याद रखना क्या है हमारा? क्लाउड सीडिंग। चलते नेक्स्ट, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन इंडिया यूएस एनर्जी फ्यूचर। देखो समझना, हम अगर बात करते हैं कि हमारा, देखो जब भी हम किसी देश से बातें करते हैं, जब भी हम किसी देश के साथ कोई भी मीटिंग करते हैं, तो बेसिकली हमारी मीटिंग्स का जो एजेंडा होता है ना, वो एजेंडा होता है फ्यूचर को लेकर, कि फ्यूचर कैसा रहेगा, फ्यूचर में क्या अच्छा हो सकता है, क्या बेटर कर सकते हैं। और फ्यूचर के लिए जब बात आती है तो आप याद रखना, मैंने आपसे कई बार कहा है कि हमारा जो टारगेट ईयर है वो 2070, किसका? कार्बन न्यूट्रल, क्योंकि हमारा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही बढ़ता रहा तो एक दिन धरती पूरा ग्लेशियर पिघल जाएगा, पूरी धरती पानी में समा जाएगी। इससे बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ग्रीन रेवोल्यूशन पे जाना चाहिए, या ग्रीन एनर्जी पे जाना चाहिए बेसिकली, है ना, और मुझे ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए। और उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? इक्विपमेंट होने चाहिए। तो ग्रीन एनर्जी इज द फ्यूचर, और उसके लिए इक्विपमेंट होने चाहिए। और इक्विपमेंट के तौर पर मेरे पास क्या होने चाहिए? जैसे लिथियम आयन होना चाहिए, सोलर प्लेट्स के लिए, सोलर एनर्जी बनाने के लिए सोलर प्लेट होनी चाहिए, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी की। तो जो वो फील्ड है बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल आपका न्यू टेक्नोलॉजी, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, उस पर मुझे फोकस करना है। और दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अमेरिका। बट क्या सारे के सारे मिनरल्स अमेरिका के पास है? नहीं है। अगर ऐसा होता तो किसी की नीड ही नहीं पड़ती। तो हमें क्या करना पड़ता है? दूसरे देशों के ऊपर मिनरल्स के लिए, रेयर अर्थ मटेरियल्स के लिए डिपेंड होना पड़ता है। और जो मैक्सिमम जो ये चीजें रखता है वो कौन है? चाइना। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो ईवी इज द फ्यूचर, है ना, आपका फ्यूचर है ट्रांसपोर्टेशन का। बट मैक्सिमम 90% से ज्यादा ये जो आपका लिथियम आयन है वो कहाँ पे है? चाइना में। तो हमें चाइना भी डिपेंड होना पड़ता है। तो दूसरी जगह में रिसोर्सेज को कैसे खोजेंगे? तो याद रखना 2022 में, 2022 में हमारा जो आपका जो यूएसए है, उस यूएसए ने क्या किया? एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, एमएसपी। इसका नाम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है, इसका नाम है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। और मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप वाज स्टार्टेड 2022, ठीक है। इसके टोटल कितने मेंबर्स थे? तो याद रखना इसके टोटल मेंबर्स थे 13। और 2023 में 2023 इंडिया ज्वाइंट, तो कितने हो गए? 14 मेंबर हो गए, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि पहले मुझे चाइना पे डिपेंड होना पड़ रहा था। अब जैसे मान लो इंडिया है, यूएसए है, इंडिया के पास कुछ नहीं है, वो यहां से ले लेगा, ये इसके पास नहीं है, यहां से ले लेगा, और म्यूचुअल कोऑपरेट करके काम चला लेंगे। बात समझ में आ रही है? इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मिनिमम आपका मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ठीक है। तो अब समझना, United States Vice President J.D. Vance recently highlighted the U.S. willingness to cooperate with India more closely on energy, defense. India's foreign policy establishment outlined the need for the cooperation on energy, defense, technology, and the mobility of the people. The development may have been news, but the issues are not new. These topics have increasingly defined India-US relations over the years, despite change in the administration. तो वही सब बात कर रहा है, क्रिटिकल मिनरल्स कॉम्पैक्ट, ठीक है। इन 2022 इंडिया एंड यूएस साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। वही सब न्यूक्लियर एनर्जी पे बात कर रहे हैं, ठीक है। आपका जो सिविल लायबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है उसकी भी बात की गई। समझना, मैं इसको समझा देता हूं है क्या। देखो, अगर हमें करना है इम्प्रूवमेंट, अगर मुझे करना है डेवलपमेंट, तो मुझे क्या करना होगा? फ्यूचर का देखना होगा। तो हमारे यहाँ पर एक एक्ट आया था जिसका नाम था सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। शायद किसी हैंडआउट में भी है, जनवरी फरवरी में पढ़ा भी था हमने ना, रिपीटेड न्यूज है, 2010 में आया था। इसमें कहा गया था कि टू एनेबल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इंडियाज इंडोजीनियस रिएक्टर डिजाइंस कैन बी मॉड्यूलराइज्ड। हुआ क्या? इस एक्ट से हमने कह दिया कि अगर तुमने कोई न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया किसी देश में, मान लो
अमेरिका की कोई प्राइवेट कंपनी ने यहाँ लगा दिया, और अगर यहाँ उसमें ब्लास्ट हो गया तो वो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, वो देश रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर सरकार उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराएगी। तो वो डर के मारे उनका पैसा इन्वेस्टमेंट भी करें, कल को कुछ गड़बड़ हो जाए तो सारा ब्लेम उन पर आ जाएगा, तो वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो आपने सुना होगा कि जब 1968 में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हुई थी 1 जुलाई 1968 को, तो इंडिया ने साइन नहीं किया था, तब से इंडिया पे बैन था। धीरे 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 हमने खूब कोशिश की कि हम न्यूक्लियर डील करें, बट याद रखना इन 2008 में न्यूक्लियर डील करने में कौन सक्सेसफुल रहे? प्राइम मिनिस्टर आपके मनमोहन सिंह। लेकिन उसके बाद भी वहां से कोई कंपनी यहाँ पर ये सब लगाने को तैयार नहीं है। तो इंडिया में आज के दिन 22 या 23 ही न्यूक्लियर रिएक्टर है, लेकिन मेरी नीड है 100 गीगावाट, वो पूरी नहीं हो रही है न्यूक्लियर वाली। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो मेरा एक्ट है सिविल लाइबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर एक्ट, ये उसको नहीं अलाउ करता है। तो इंडिया नीड्स टू रेटिफाई या इसको मॉडिफाई करने की जरूरत है ऐसे लॉज को, अगर उससे फ्यूचर देखना है। ठीक है, जैसे एमएसपी करने की जरूरत थी, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ऐसे ही ये सब करना पड़ेगा। समझ में आ रही है? क्योंकि फ्यूचर है लिथियम में, कोबाल्ट, निकेल, मैग्नीज, ग्रेफाइट, इन सब में। और ऐसा नहीं है इंडिया काम नहीं करता, इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप देखोगे हमारे यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है खानजी विदेश इंडिया लिमिटेड, काबिल जिसको कहते हैं, इसका नाम क्या है? काबिल। अब ये जो खानजी विदेश लिमिटेड है, ये 2019 में बनी थी। इट इज इनिशिएटिव बाय, किसका इनिशिएटिव है? तो याद रखना 3 कंपनियां हैं। ठीक है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी पहला, दूसरा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, दूसरा HCL, और तीसरा मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी। इन तीनों ने मिलकर एक नया कंपनी बनाई खानजी विदेश, और ये दुनिया में जाती है और वहां पर जो मिनरल्स है ना, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, या जो आपके कोयले के भंडार है, जो भी है ना, कोल रिजर्व, उनका क्या लेती है? ठेका ले लेती है, उनको रिजर्व कर लेती है 10 साल, 20 साल, 50 साल के लीज पर, ताकि वहां से भारत की क्या पूरी की जा सके, भारत की डिमांड पूरी की जा सके, भारत को उस भारत तक 2047 का जो मेरा विकसित भारत का सपना है उसको पूरा किया जा सके। समझ में आ रही है? और भी बहुत सारी कंपनी, जैसे अडानी के बारे में आपने सुना होगा ना, वो बात की बात है कि अडानी को सरकारी बेनिफिट देती है, सरकार उसकी तरफ है, उसने कह रखा होगा तो मुझे ये बेनिफिट दो, मैं तुम्हें ये बेनिफिट दूंगा, वो बात की बातें हैं, है ना। हम उस पॉलिटिक्स में नहीं जा रहे, लेकिन हाँ वो भी ऐसे एफर्ट करते हैं। ठीक है, विदेशों में जाकर रिजर्व ले लेना ताकि भारत में उसकी सप्लाई हो सके और भारत उस ट्रैक पर चलता रहे। समझ में आ रही है? लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनियां होनी चाहिए, ऐसे कम से कम 8, 10, 15 कंपनियां होनी चाहिए जो सिर्फ यही काम करे। तो उससे क्या होगा? इंडिया ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ेगा। उसमें पहली कंपनी कौन सी है? काबिल। इस बात को ध्यान रखना, जो 2019 में बनी थी। तो फिर वही घुमा फिरा के वही न्यूज थी, कौन सी आपकी 2047 न्यूक्लियर पावर बढ़ाना है, वही सब बातें। ठीक है, जस्टिस एडिटोरियल को पढ़ लेना, जो मेन थीम लाइन थी वो हमने पढ़ ली है। ठीक है, आई होप कि आप कुछ समझे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड द कोर आइडेंटिटी क्वेश्चंस। देखो, पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है, बेसिकली वो कभी ना कभी भारत के हिस्सा थे, है ना। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर शायद एक MIT हम उसमें डिस्कस करेंगे अच्छे से, ना, कैसे पाकिस्तान बना, कैसे बांग्लादेश बना, कैसे मुस्लिम्स भारत में पहुंचे और कैसे धीरे धीरे मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन होती है। फिर मुस्लिम लीग नाम का एक बीज बो दिया जाता है जो आगे चल के सेपरेट इलेक्टोरल से हटकर सेपरेट नेशन पे चला जाएगा और हमारी मजबूरी हो जाएगी 2 नेशन थ्योरी हमें एक्सेप्ट करनी पड़ जाएगी। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया कि जो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश से क्या कॉमन है? तो एक चीज कॉमन है, उनमें क्या है? रिलीजन। बिकॉज हम रिलीजन के बिहाफ पर टूटे थे। इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन रिलीजन पर हुआ था, तो ये जो लड़ाई है वो धर्म की लड़ाई है। बात समझ में आ रही है? और उसके पीछे कुछ टेररिस्ट ग्रुप है, कुछ विदेशी ताकतों का भी हाथ है, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, कहीं ना कहीं उनका रोल रहता ही रहता है ना। जैसे हम अभी एक चीज पढ़े आगे, यूनाइटेड नेशन। एक तरफ यूनाइटेड नेशन कहता है कि भाई दुनिया में पीस होनी चाहिए, है ना, इसीलिए वो बना था। एक तरफ वो जो उसका वर्ल्ड बैंक है वो क्या कहता है? पाकिस्तान को पैसा ना दे, IMF अभी मीटिंग होने वाली है, पैसा ना दे तो आतंकवाद को सपोर्ट नहीं होगा। वो क्या करते हैं? उनसे पैसा लेते हैं, और वो किसको पैसा देते हैं? फंड किसको करते हैं? तो वो टेररिज्म को फंडिंग करते हैं और वो भारत में फिर एक्टिविटीज करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स ऐसी ही एक चीज है ना, समझ में आ रही है? तो कैसे उसको दुनिया देखती है, कल भी शायद मैंने डिस्कस किया था कि टेररिज्म को दुनिया किस नजर से देखती है। मैं किस नजर से देखता हूं, मैं मतलब भारत। फ्रांस किस नजर से देखता है? जब उनके ऊपर अटैक होता है तो उनको लगता है कि भाई सब कुछ हो गया, और अफ्रीका और एशिया में कुछ भी होता रहे, देश के देश बर्बाद हो जाए तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता। वो कभी नहीं कहेंगे टेररिज्म हो रहा है। ठीक है, तो जस्ट इसको पढ़ लेना, आपके पढ़ने की चीज है। पाकिस्तान रिवील से, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द अनरिजॉल्व्ड आइडेंटिटी, आइडियोलॉजिकल रिजिडिटी, है ना, बिल्कुल बात किसकी है? धर्म की। जैसे यहाँ पर 1971 में लिबरेशन वॉर हुआ था जिससे बांग्लादेश बना था ना, तो इसको जस्ट एक बार पढ़ लेना। हम एक MIT के अंदर इसको डिटेल में डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट, पूरी कहानी एक लाइन में। नेक्स्ट, स्टेप अप एज इंडिया क्लाइम्स। कल हमने पढ़ा था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 130 130 और इंडिया 3-4 स्टेप आगे पहुंचा। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर करने के 3 तरीके थे कि वहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, कि बच्चा कितना टाइम तक जिंदा रहेगा ना, उसकी लाइफ क्या रहेगी। दूसरा, वहां पर एवरेज एजुकेशन कितनी मिलती है। तीसरा, वहां पर क्या था कि आपका बेसिकली नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम क्या रहती है। इन 3 के बिहाफ पर आप क्या कर सकते हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर करते हो। एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय, कौन प्रेजेंट करता है, तो यूएनडीपी। कल हमने पढ़ा था, जस्ट ये रिपीटेड न्यूज है और कुछ नहीं है ना। कल का अगर आपने एनालिसिस देखा होगा तो आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो उसने बताया कि जो हमारी यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 1919 में होती थी 58.6 ईयर एवरेज, अब वो 72 ईयर हो चुकी है। मतलब कहीं ना कहीं लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है। उसका रीजन क्या है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे क्या होना, हेल्थ फैसिलिटीज होना, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे आपका राजस्थान की मैं बात करूँ चिरंजीवी योजना हो, भामाशाह योजना हो ना, हर स्टेट में बहुत सारी पॉलिसी चलती हैं, तो इनसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है। दूसरा, इसलिए हम आगे भी पहुंचे उस रिपोर्ट में। दूसरा, एजुकेशन। पहले एक बच्चा, एवरेज बच्चा, सबकी एजुकेशन को काउंट करो तो 8 साल एवरेज पढ़ाई करता था एक आदमी, एवरेज पढ़ाई। लेकिन अब वो एवरेज जो पढ़ाई है वो 13 साल हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं हम एजुकेट भी हो रहे हैं, बात समझ में आ रही है। लिटरेसी भी बढ़ रही है, जो इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में काम करती है। कितना डेवलपमेंट करोगे, आप पढ़े लिखे हो, आपका डेवलपमेंट है, ठीक है। आपकी लाइफ अच्छी है, आप अच्छा खाना खा रहे हो, आप अच्छे से रह रहे हो, तो आपकी डेवलपमेंट हो रहा है, बात समझ में आ रही है। आपकी इनकम अच्छी है, पर कैपिटा इनकम अच्छी है, तो आपका डेवलपमेंट हो रहा है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, समझने वाली बातें हैं। नेशनल इनकम उस समय होती थी $2167, आज के दिन कितनी पहुंच चुकी है, तो $9046 पहुंच चुकी है। लगभग 4 गुना से ज्यादा इसने इंप्रूवमेंट किया है, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना, वही सब बातें जो इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। चलते नेक्स्ट, इंडिया ब्रीफ्स एनवॉयज ऑफ 13 सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स। देखो, आपको पता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और मेजर 6 ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन है। अब ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं, तो इसमें टोटल मेंबर होते हैं, आपके याद रखना, बेसिकली 15। 10 इसमें क्या होते हैं, 10 इसमें होते हैं, याद रखना, नॉन परमानेंट, और 5 इसमें क्या होते हैं, परमानेंट मेंबर्स। परमानेंट में आपका यूके है, आपका यूएसए है, आपका रशिया है, ठीक है, आपका फ्रांस है और आपका चाइना है, ठीक है। और इन्हीं के पास क्या है, वीटो पावर भी है, इनको वीटो पावर दे रखी है, ठीक है। और जो आपके नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ये हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं, यानी कि इनका टेन्योर कितना होता है, तो इनका टेन्योर होता है 2 साल का, और ये 10 होते हैं। और ये ऐसा नहीं कि किसी भी देश को बुला लेते हैं, तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया, जैसे फॉर एग्जांपल हम आगे पढ़ेंगे, हर रीजन से 2-2 3-3 लोगों को, देश को वो हर साल चूज करते हैं, ठीक है। बट बात ये हो रही है कि जब कल हमने एयर स्ट्राइक की, कल हमने हमारा ऑपरेशन सिंदूर किया, तो हमने 15 में से 13 देशों को बताया इसके बारे में कि हमने कर दिया। क्योंकि जब पहलगाम अटैक हुआ था तो किसी ने भी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, किसी की तरफ से, यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये नहीं आया था कि टेररिस्ट एक्टिविटी थी। बस सब कह रहे थे बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। किसी ने नहीं कहा टेररिज्म था, क्योंकि वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन कल जब हमने अटैक किया, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, तब हमने 13 देशों को फोन करके बताया कि भाई हमने कर दिया है ना, हमने जैसे मोहम्मद और इन सबको मार दिया है। बात समझ में आ रही है। अब यहां से एक पॉइंट निकल के आता है कि क्या यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 परमानेंट मेंबर बैठे हैं, क्या वो दुनिया के बारे में सोचते हैं? नहीं सोचते। वो पावर अपने पास रखना चाहते हैं। वीटो का मतलब ना करना, ना हाँ करना। वो पावरफुल है। यूके है, यूएसए है, चाइना है, फ्रांस है, रशिया है। और दूसरी तरफ इंडिया जैसा देश है, इंडिया है, ठीक है, चाइना तो उसमें आएगी, हालांकि इंडिया है, जापान है, जर्मनी है ना। ये 2 देश चाहते हैं कि यार हमारे पास भी वो पावर होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक नया ग्रुप बना लिया, और जो नया ग्रुप बनाया उसको उन्होंने क्या नाम दिया, तो देखो ये पावरफुल 5 हो गए, वीटो वाले P5 हो गए, ठीक है। इन्होंने एक बनाया G4, ग्रुप ऑफ द 4, और ये चाहते हैं कि इस वीटो पावर को यहां तक भी बढ़ाया जाए। तो इंडिया, जापान, जर्मनी, ब्राजील, ये किसका पार्ट है, G4 यानी ग्रुप ऑफ 4। इंडिया सपोर्ट करता है जापान को मिले वीटो पावर, जापान सपोर्ट करता है इंडिया को मिले, इंडिया सपोर्ट करता है जर्मनी करता है इसको, ये करता है इसको, ये करता है इसको। मतलब ये एक दूसरे के साथ मिलकर चाहते हैं कि ये जो कंट्रोल करते हैं ये 5 देश पूरे यूनाइटेड नेशन को, वो ना हो, इसको फैलाया जाए।
इसको काउंटर करने के लिए वो G4 बनाकर बैठे हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे समझना, मैं और थोड़ा सा इसको इजी करने की कोशिश करता हूं ना, ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आए ढंग से। मैंने कहा अभी वर्ल्ड बैंक है ना, दुनिया के डेवलप्ड नेशंस को पैसा देता है। आपका दूसरा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पैसा देता है। और सबके सामने एक प्रूफ है कि अच्छा, मैंने आपको कल एक बात ये भी समझाई थी कि जब भारत पर अटैक होता है ना, जैसे उरी अटैक हुआ था ना, आपके उससे पुलवामा अटैक हुआ था, तो ये यूनाइटेड नेशन के देश प्रूफ मांगते हैं हमसे कि प्रूफ कहाँ पे है कि पाकिस्तान ने किया है। मतलब ये हमारा सपोर्ट नहीं करना चाह रहे, बस इसीलिए तो मैं G4 बना के बैठा हूं। आज समझ में आ रही है? जैसे अभी वर्ल्ड बैंक है ना, दुनिया को पैसा देता है, IMF भी पैसा देता है। पाकिस्तान बिल्कुल बर्बाद है, कोई पैसा नहीं, उसके बाद इकोनॉमी जीरो है। अब पाकिस्तान इससे पैसा मांगने जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, हर साल मांगता है। और लास्ट में अमेरिका, चाइना इनको क्या कर देते हैं, पैसा माफ करवा देते हैं, क्योंकि वो टेररिस्ट को फंडिंग करके इंडिया को कंट्रोल में रखता है। बात समझ में आ रही है? उसको पपेट बना रखा है। तो इंडिया बेसिकली ये शो करना चाह रहा है कि देखो, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर पहलगाम अटैक किया, पाकिस्तान के अंदर मैंने 9 ठिकानों के ऊपर उसको मारा, ठीक है, और उसके टेररिस्टों को मारा, जो आपका मसूद है, इन सबको मारा, ठीक है, हालांकि वो बच गया, उसके फैमिली के लोग मारे गए। तो अब भारत ये दबाव बनाना चाह रहा है वो वर्ल्ड बैंक पे, IMF पे, कि देखो ये टेररिज्म को फंड करते, इसको पैसे मत दो। तो अगर पाकिस्तान को पैसा नहीं मिलेगा तो वो ऐसे बर्बाद हो जाएगा। दूसरी बात, आपने एक ग्रुप का नाम सुना होगा, FATF, है ना, वही सब बातें जो इसमें डिस्कस की हुई है। FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये बना था 1989 में, और ये बनाने वाले थे G7 के मेंबर्स, ठीक है। इन्होंने बनाया था कि अगर कोई देश को हम पैसा देते हैं और वो अगर मनी लॉन्ड्रिंग करता है, पैसा खा जाता है, पैसा यूज नहीं, मतलब वेस्ट कर देता है, वापस नहीं देता है, तो हम उसके ऊपर उसको पैसा देना बंद कर देंगे। फिर 2001 में क्या हुआ, एक जहाज उड़ते उड़ते आता है। अमेरिका कभी नहीं कहता था कि भाई टेररिज्म नाम की कोई चीज है। अमेरिका कुछ नहीं जानता था कि, हालांकि पता सब उसको, टेररिस्टों को भी हथियार वही देता है, इंडिया को भी हथियार वही देता है ना। उनके पास कहां से मिसाइलें आएंगी, बना तो सकते नहीं है वो। बात समझ में आ रही है? तो लादेन ने क्या किया, एक वो लिया जहाज, सीधा अमेरिका के 2 बिल्डिंग में मार दिया, 9/11 2001। तब जाकर अमेरिका को लगा कि अरे यार, ये तो टेररिज्म नाम की कोई चीज है। मतलब उसने हा उल्लड़ मचा दिया कि टेररिस्टों को मारो, टेररिस्टों को मारो। तब जाकर पहली बार FATF में टेररिज्म को जोड़ा गया। तो याद रखना, इन FATF 2001 किसको जोड़ दिया गया, टेररिज्म को। यानी कि वो देश जो पैसा लेते हैं इन देशों से, इन ग्रुप से, और उसका यूज करते हैं किसमें, टेररिस्ट फंडिंग में, उनको पैसा नहीं मिलेगा। और ऐसे करके उन्होंने 2 लिस्ट बना दी, एक को हम कहते हैं, याद रखना, ग्रे लिस्ट, एक को हम कहते हैं ब्लैक लिस्ट। और ब्लैक लिस्ट वाले देश तो वो है जिनको पैसा बिल्कुल नहीं देते हैं वो लोग, क्योंकि वो डेफिनेटली 100% नहीं 1000% टेररिज्म को देते हैं। और 3 देश हैं इसकी लिस्ट में, याद रखना। एक आपका नॉर्थ कोरिया, आप जानते ही हो, उसको कोई पैसा देकर राजी नहीं है। दूसरा कौन सा है, तो याद रखना आपका म्यांमार भी इस लिस्ट में आता है, ध्यान रखना। और तीसरा आपका ईरान। ये 3 देश ऐसे हैं जिनको ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है मेरा, आज का इस सिनेरियो में जो चल रहा है आज के दिन भारत पाकिस्तान, मेरा क्वेश्चन ये है यूनाइटेड नेशन से, इंडिया का क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान को क्यों नहीं ऐड कर देते तुम इसमें। पाकिस्तान तुमसे पैसे लेकर वही सब करता है। अब मान लो मसूद बच गया, कल को अमेरिका से फंडिंग मिल जाएगी वर्ल्ड बैंक से, फिर उनको अच्छा खासा पैसा मिलेगा, फिर मिलिट्री उसको पैसा दे देगी, फिर वो भारत में कहीं अटैक करा देगा। आपको पता है वो जो मसूद था उसको पकड़ लिया था हमने, लेकिन उसने एक फ्लाइट को हाईजैक कर लिया उसके साथी लोगों ने। आपने मूवी देखी होगी, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, कमेंट करके बताना कौन सी मूवी थी। उसके अंदर उसने क्या किया, एक प्लेन को हाईजैक कर लिया था टेररिस्ट ने, फिर हमें मजबूरी में उसको छोड़ना पड़ा था। 2001 से पहले की बातें हैं। अगर उस टाइम वो नहीं छोड़ा जाता तो ये सब नहीं होता। उसके बाद जो इंसिडेंट हुए हैं, तो कल उसी को मारने की कोशिश की गई थी, फिर भी बच गया वो। बाद की बात है, समझ में आ रही है? ठीक है, तो इंडिया बस यही चाहता है कि दबाव बने, वर्ल्ड बैंक IMF उसको पैसा ना दे, और इंडिया G4 ग्रुप के थ्रू वीटो पावर की तरफ भी बढ़ना चाह रहा है। तो ये पूरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स चल रहा है और कुछ भी नहीं है। आई थिंक आप कुछ ना कुछ समझे होंगे। ठीक है, जैसे पाकिस्तान ने कह दिया कि वो LOC का जो हुआ था ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, शिमला पैक्ट, जब हमने बांग्लादेश को लिबरेट किया था, आजाद करवाया था, तो हमने बेसिकली क्या किया था, एक एग्रीमेंट होता है शिमला पैक्ट 1972, और उसमें एक एग्रीमेंट हुआ था, जो जहां है वही रुक जाओ। मतलब अगर मैं भारत यहां तक है और मैं भारत के यहां चला गया तो मैं यहीं रहूंगा, और भारत पाकिस्तान में यहां तक आ गया तो पाकिस्तान यहां रहेगा। मतलब जो का क्यों, जो जहां आप कंट्रोल करके बैठा है वो उसको दे दिया। इसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। बात समझ में आ रही है? चाइना के साथ था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसका नाम वो है। जैसे आपके राजस्थान में जैसलमेर इस इलाके में क्या है, इंटरनेशनल बॉर्डर,
पंजाब में क्या है, इंटरनेशनल बॉर्डर, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि जहां वो थे वहीं पर उनको रोक दिया गया था। समझ में आ रही है, ये भी ध्यान रखना। तो पाकिस्तान उसको भी नहीं मान रहा, मतलब टेररिस्ट एक्टिविटीज को क्या कर रहा है, प्रमोट ही तो कर रहा है, तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाल देना चाहिए। एक बार अगर ये चला गया, एक बार अगर हमारा ट्रंप, एक बार अगर हमारा बेसिकली आपके पुतिन वगैरह साथ दे दें तो पाकिस्तान का चैप्टर क्लोज हो सकता है। पैसा ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा वो, समझ गए, इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं। दूसरा कौन सा है, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज द फॉरेन सेक्रेटरी वाज आस्क्ड इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस अबाउट द ऑपरेशंस इन द अर्ली आवर्स ऑफ द वेडनेसडे फ्रॉम द एनवॉयज ऑफ द कंट्रीज, जैसे चाइना, फ्रांस, रशिया, इन सबको हमने बताया। और याद रखना यूएनएससी में 3 देश अफ्रीका के होते हैं, 2 एशिया के होते हैं, लैटिन अमेरिका के होते हैं, वेस्टर्न यूरोप के और ईस्टर्न यूरोप के, ऐसे करके टोटल उसमें 10 नॉन परमानेंट लोग होते हैं। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। ग्रे लिस्ट वही सब है ना, उसके अंदर अगर कोई चला गया तो उसको पैसा मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, मॉनिटर किया जाएगा। ब्लैक लिस्ट, उसके अंदर तो पैसा दिया ही नहीं जाएगा। तो सिंपल सा याद रखना, ईरान, नॉर्थ कोरिया और म्यांमार उसमें 3 ब्लैक लिस्टेड कंट्री है। नेक्स्ट है पीएमएलए रूलिंग रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट सीक्स इश्यूज फॉर द कंसिडरेशन। देखो हुआ क्या, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में आया था, और इसके अंदर जो भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता था उसे ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, देखती थी। याद रखना, ईडी का पहले नाम था एनफोर्समेंट यूनिट, ठीक है, और ये बनी थी 1956 में। देन 1 साल बाद इसका नाम हो गया ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, 1957 में। ठीक है, अब क्या हुआ, जिसके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाना होता था, केस लग जाता था, ईडी उसके छापा मार देती थी। लेकिन धीरे धीरे चलते चलते क्या हुआ, 2019 में इस पीएमएलए में हो गया चेंजमेंट, और इस पीएमएलए के एक सेक्शन 45 में हमने क्या कर दिया, चेंजमेंट कर दिया। और चेंजमेंट करके हमने क्या किया, जो प्रूफ ऑफ बर्डन होता है, व्हाट इज प्रूफ ऑफ बर्डन, कि अगर किसी को पुलिस उठा ले जाती है तो जज ये चाहता है कि उसको बेल मिल जाए ना, जैसे भी करके। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा होता है कि जो इनोसेंट तो कहां से, जो एक्यूज्ड है ना, उस एक्यूज्ड के ऊपर उस बात का बर्डन होता है कि वो अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करे, जो पकड़ा गया है। समझ में आ रही है, अगर वो प्रूफ कर दे कि वो इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया, उस केस में उसको बेल मिल सकती है, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो बेल प्रोविजंस को इतना टिपिकल बना दिया, इतना डिफिकल्ट बना दिया कि बेल मिलना मुश्किल हो गई। और इन्होंने कह दिया कि पीएमएलए जो था पहले लगता था एक ऑर्गेनाइजेशन पे, याद रखना इनिशियली, बाद में इन्होंने लगा दिया किसी भी एक मेंबर पे भी लगाया जा सकता है। तो आपने देखा होगा किसी बिजनेसमैन के घर पर ईडी की रेड पड़ गई, किसी के यहाँ रेड पड़ गई, किसी के यहाँ, जैसे दिल्ली में है ना, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार को गिराने के लिए हर मिनिस्टर को जेल में डाल दिया, आज सारे बाहर घूम रहे हैं, कोई केस नहीं बना उनके ऊपर, क्योंकि सरकार चेंज हो चुकी है, अब कोई मतलब नहीं है, अब कोई पीएमएलए नहीं लगेगा, वो बाहर ही घूमेंगे आराम से मजे से। जब अगली बार इलेक्शन होगा और गलती से वो जीत जाएंगे, फिर दोबारा से सरकार उनके ऊपर पीएमएलए लगा देगी। तो इसका मिसयूज हो रहा है। मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ये बड़े बड़े लीडर्स का कहना है कि सरकार क्या करती है, मिसयूज करती है। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरानी थी, हर किसी पे पीएमएलए लगा दिया, जेल में डाल दिया, कुछ नहीं मिला, 2-2 साल बाद सबको छोड़ दिया विदाउट प्रूफ। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है, हालांकि ये सब प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट ने चेंज किए थे, अब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जा रही है कि इसको बदलो, इसका मिसयूज हो रहा है। और इसका मिसयूज अब धीरे धीरे तुम्हें साउथ इंडिया में भी देखने को मिलेगा, जहां तक हालात चल रहे हैं, बात समझ में आ रही है। तो इसको में क्या होना चाहिए, चेंजमेंट होना चाहिए। तो बस वही है, ठीक है, उसके कुछ प्रोविजंस को बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, काफी बार न्यूज में आया हुआ है, काफी बार हम इसको पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट। The Hindu made of Chennai wins laurels at Van Ifra World Media Awards 2025। तो याद रखना, आपके यहाँ पर एक वो होता है मूनलाइट सिनेमा स्क्रीनिंग अलोंग द बीच एज पार्ट ऑफ मेड ऑफ चेन्नई इनिशिएटिव। तो मेड ऑफ चेन्नई इनिशिएटिव में याद रखना, द हिंदू जो है आपका, उसको क्या मिला है, वर्ल्ड विनर का अवार्ड मिला है, बेस्ट इन डिजिटल एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट और इनिशिएटिव कैटेगरी में। ठीक है, तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना। ठीक है, द हिंदू आपने देखा होगा, जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, वहां पे जहां भी कोई भी एग्जाम में न्यूज पूछी जाती है तो द हिंदू से आती है। आप क्या पढ़ रहे हो, द हिंदू एनालिसिस से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज है उनका भी सबसे अच्छा रिसोर्स क्या है, सोर्स क्या है, द हिंदू न्यूज़पेपर। वहीं से आर्टिकल्स आते हैं आपके, चाहे सीआर के हो, चाहे लीगल के हो, चाहे जीके के हो, वहीं से क्वेश्चंस को फ्रेम किए जाते हैं। चाहे मैं क्लेट की बात कर लूँ, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट की, इवन यूपीएससी का एग्जाम भी होता है तो द हिंदू से सोर्स उठाए जाते हैं, इसीलिए द हिंदू का हम इतना तवज्जो देते हैं। समझ में आ रही बात, और उसी को क्या मिला है, बेस्ट अवार्ड मिला है। समझ गए, वन लाइनर का है, आप पढ़ के छोड़ सकते हो। ठीक है, चलते नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके
पूछ सकते हैं या फिर यहाँ आकर मिल सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा से फिर कभी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।